गवर्नमेंट कैसे करती हुई, उनके फोर्सेस के साथ क्या हो रहा था, इतनी बड़ी जो आर्मी? जी जी जी, आपने ये सवाल तब भी किया था जब 3 लाख अफगान आर्मी बामुकाबला 60,000 तालिबान को लैप्स हुई थी और अचानक से पता भी नहीं चला और काबुल पे कब्ज़ा हो गया था तालिबान ने। और आपने गालिबन तब तो आप खैर नहीं थे, ज़रा तुमने भी नहीं मुझसे पूछा था कि ये जो 30,000 इराक़ी फ़ौज है जो अमरीकी कब्ज़े के बाद तश्कील पाई थी, वो 1500 जो दाइशी हैं जिन्होंने मुसल पे कब्ज़ा किया था तो कैसे चंपत हो गई थी। तो इसी से मिलती जुलती इसकी कहानी है। 1,30,000 फ़ौज थी बशारुल असद की, बामुकाबला 3,000 रेबल्स जो अब जिन्होंने अभी पेशकदमी की है। ज़्यादातर जबरी भर्तियां हुई थी फ़ौज में। अच्छा, और इन अल्लाह आपका भला करे, अफ़गान आर्मी के बारे में आपने सुना था कि वहाँ घोस्ट सैलरीज़ का कल्चर था कि जी मसलन आपने कहा जी कि मेरे 100 बंदे हैं, जबकि इनफैक्ट 10 बंदे आपके मौजूद थे, बाकी 90 की तनख्वाहें जनरल साहब की जेब में जाती थी। तो ये घोस्ट आर्मी कल्चर जो है सीरियन आर्मी में बड़ी वसी पैमाने पे था। आम सिपाही की जो तनख्वाह थी इस वक्त भी 17 से $20 माहाना थी। इसका मतलब है 3 दिन का गुजारा, जिस तरह के शाम के माशी हालत हैं। अच्छा, और वो जबरी भर्ती का असल मसला, फिर बशारुल असद ने अपने भागने से 3 दिन पहले 50% सैलरी इंक्रीज का ऐलान किया, लेकिन तब तक वो वर्दी वगैरह जो है उतार के निकलने की तैयारी कर चुके थे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफिसर क्लास थी उसमें मेरिट की बजाय वफादारी देखी जाती थी, पहली प्रायोरिटी वफादारी थी। अच्छा, इराक़ में आपको याद होगा जैसे तिकरीती जो सद्दाम हुसैन के आबाई कस्बे के लोग, हाई कमांड में तिकरीती वो छाए हुए थे। इसी तरह शाम में जो ऑफिसर क्लास थी वो अलवियों की जर्नलों की अक्सरियत थी, इसलिए कि ख़ुद असद ख़ानदान का ताल्लुक़ भी अलवी फ़िरक़े से था। अच्छा, शामी फ़ौज को ज़ाहिर है सोवियत और ईरानी असला मिला, इन्होंने केमिकल वेपन्स की इंडस्ट्री भी कायम की। $40 बिलियन का इंजेक्शन लगा है ईरान की पिछले 13-14 साल में ईरान और रूस की तरफ से। लेकिन जाहिर है कि जब आप कोलैप्स होने पे आते हैं, तकरीबन $0.5 ट्रिलियन अफ़गान आर्मी को उठाने में अमेरिका ने भी खर्च किया था। और आपने देखा तो फ़ौजें तो इस तरह नहीं चलती। फिर उसके अलावा खाना जंगी में शक बढ़ जाता है, तो पर्जिंग शुरू हो गई। फ़ौज में बहुत सौ को गिरफ़्तार कर लिया गया, बहुत से जो हैं भाग के बागियों से मिल गए, और दारो मदार जो है रफ्ता रफ्ता जो बाहर की मलेशियाँ थीं उन पे बढ़ने लगा असद ख़ानदान का, जिसमें आप हिज़्बुल्लाह का नाम ले सकते हैं, पासदारान इनकलाब कमांड एंड कंट्रोल को उनको देख रहे थे। इसके अलावा फ़ातिमियन और ज़ैनबियन जो रज़ाकार हैं वो अच्छे खासी तादाद में उन्होंने उनको सहारा दिया। इस मुत्तहदा महाज़ ने जो बागी थे उनको पसपा कर दिया। 2020 में ठंड हो गई कि अब मामला सेट हो गया है। लेकिन ये जो वक्फा था, अगर बशारुल असद चाहते तो पब्लिक के साथ राब्ते में, मसालियत में, ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। ये टोटल 4-5 साल जो हैं उन्होंने ज़ाया कर दिए, बल्कि और अपना शिकंजा जो है पहले के मुकाबले में कस दिया, जिसकी हालत आप बताएं जेलों की सूरत में है। मईशत के लिए कुछ नहीं हुआ, लिहाजा ये सब कुछ ताश के पत्थरों की तरह बिखर गया पिछले हफ्ते। तो लोग आपके साथ ना हो तो बंदूक के जोर पर कब तक आप चलेंगे? एक और चीज़ भी है, जब इस तरह से आती है ना या होती है, तो आप ये भी समझे कि शायद अगर बशार अल-असद करना भी चाहता तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर फिर स्टेट्स विद इन अ स्टेट बन जाती हैं। हाँ। और अक्सर हमने देखा, और अगर बुनियाद आपके सिस्टम की जबर पे तो आप मसालियत करेंगे तो आपको वो मजीद, जी हाँ, जबर आगे बढ़ता ही जाता है। कि कभी कभी हमने देखा है कि जो जूनियर अफसरान हैं वो असल में सीनियर अफसरान से ज़्यादा ताकतवर हैं अपने कॉन्टैक्ट्स की बिना पर। किसी ने मेरी तुम्हारे साथ लड़ाई है या मैं तुम्हारे से पैसे निकालना चाह रहा हूं, मैं अपनी प्राइवेट कैद में तुम्हें डाल दूंगा। हो सकता है कि इंटेलिजेंस चीफ को पता भी नहीं है कि ये जेल यहाँ पे है या नहीं है। ये ओवर जेलस ऑफिसर्स जो ओवर जेलस भी, और अपने फायदे, अपने खांचे के लिए ज्यादा सेफ हाउसेस, सेफ प्रिजन्स। इस वक्त शाम से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, कुछ हैं जिनकी तस्दीक नहीं की जा सकती, जैसे बहुत शाम के रहने वाले कह रहे हैं कि जी यूनिवर्सिटीज़ के नीचे भी तहखाने हैं, स्कूलों के नीचे भी तहखाने हैं, अस्पतालों के नीचे भी तहखाने हैं जहाँ पर लोगों को बंद करके रखा जाता है। लेकिन जो सबसे जो
इन्फेमस, जिसको एक इंसानी ज़िबा खाना कहा जाता है, वो है सैयदाना जेल, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको जिससे पहले कि मैं आपको जेल दिखाऊं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि बशार अल असद और उनके अपने जो घर वाले हैं वो किस किस्म की लग्जरी में रहते थे। तो एक वक्फा लेते हैं और फिर जरा बशार अल असद के मनाज़िर दिखाते हैं। वेलकम बैक। और जैसे हमने काबुल में देखा, जैसे हमने ढाका में देखा, जैसे हमने कई इस तरह के ममालिक में देखा है कि जब लोग दाखिल हुए महलों में, हुक्मरानों के महलों में, तो ऐसी लग्जरी थी कि लोग दंग रह गए। या बगदाद में या बगदाद में बिल्कुल वहाँ पर ज़ाहिर है लोग घुसे, उन्होंने लूटा भी सही, उन्होंने देखा कि यार ये हमारे हुक्मरान किस किस्म की लग्जरी में रह रहे थे, जबकि एवरेज जो शाम का रहने वाला है वो तकरीबन 200 या 250 रुपए रोज़ाना में अपना गुजारा कर रहा था, लाइक $1 अ डे। ये जो है ये है बशार अल असद की का गैराज। नहीं, उसका अपना गैराज या सरकार की गाड़ियां हैं? नहीं, ये कुछ उनकी अपनी है और कुछ उनकी टॉप 8 की है। सर ये जो पोर्शेज और लैम्बोर्गिनीज हैं सरकार की, अब डीसी या एसी को तो नहीं देते, अपने अपने शौक की गाड़ी, ये अपनी शौक की गाड़ियां, इनमें दर्जनों गाड़ियां हैं। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं कि इसमें एक है फरारी F50। फरारी F50 कुल सिर्फ 350 बनी है पूरी दुनिया में, और इस वक्त जो एक नीलामी में सौदेबीज में एक नीलामी हुई थी, $5.5 मिलियन में ये बिकी है। यानी कि अगर ये दो तुम बेच दो तो तुम वो मोहम्मद जुलानी की बाउंटी तुम्हें मिल जाएगी, इतनी। तो ये था इनकी लग्जरी। और दूसरी जानिब इनकी जो मुखालफीन है उनके साथ क्या हाल होता था, अब ये देखें आप सैयदना जेल के मनाजिर। अब यहाँ पर पहले दिन ही जो सीरियन ऑपोजिशन है वो दाखिल हुई, उन्होंने इसके दीवारें तोड़ी, लोगों को रिहा किया। और वहाँ पर किस किस्म के लोग मिले, एक तो वहाँ पर जी जो फीमेल्स जेल सेल्स में वो अंदर गए, उन्होंने कहा कि जी तुम आज़ाद हो, तो वो निकलने से डर रहे थे। उन्होंने कहा क्या मतलब आज़ाद है, किसने हमें यकीन ही नहीं आ रहा था। इसमें हमने ये भी देखे हैं कुछ फुटेज में, आप देखेंगे कि एक कोई 3 या 4 साल का बच्चा है। अब ये इसका मतलब है कि ये बच्चा इसी जेल में पैदा हुआ है। और बच्चे जेल में कैसे पैदा हुए हैं, अगर इसी वीडियो को अगर आप पॉज करके थोड़ा केयरफुली देखें तो आप देखेंगे कि खवातीन की जेल के जो कॉरिडोर है उसके बराबर में गद्दे भी लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ पता नहीं इनके क्या जराइम थे, कुछ नहीं पता, लेकिन इसका मतलब है कि इनको रेप भी किया गया, इनसे जिनसी तशद्दुद का भी इनको निशाना बनाया गया, उनके बच्चे भी पैदा हुए हैं यहाँ पे। कुछ लोग तो दहाइयों से वहां पर थे, और मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि कुछ लोगों को यह भी नहीं पता था कि हाफिज अल असद फौत हो गए हैं। वो समझ रहे थे कि अभी तक हयात है। कुछ कह रहे थे कि क्या आप सदाम हुसैन की फौज हो। अच्छा, नो आइडिया। क्या आप हमें आजाद करने आए हो? क्योंकि इराक और शाम में काफी टेंशन होती थी ना, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। एक और शख्स जो वहां से रिहा हुए हैं वो है रागिब अल ततारी, ठीक है। अच्छा, हाफिज अल असद के खिलाफ भी ये है रागिब अल ततारी जी, ये हैं जब वो गिरफ्तार हुए थे, और ये हैं वो आज। वो पायलट थे, ये पायलट थे 1980 में जब हाफिज अल असद के खिलाफ बगावत हुई थी हमा शहर में, जो एक बहुत वॉलेटाइल शहर रहा है शाम में। तो इनको ऑर्डर मिले थे कि आपने जाके सिविलियंस पर बमबारी करनी है, और उसने इनकार कर दिया। उसे बहुत बुरे तरीके से कुचला था उन्होंने। हाँ, वो भी एक बहुत बुरी तरह से कुचला था, कत्लेआम हुआ था वहां पे। 44 साल से इसने सूरज नहीं देखा। हाँ, तो ये रिहा हुए हैं, तो ये उनकी जी। और भी बहुत मनाजिर सामने आ रहे हैं सैयदना प्रिजन से। एक आयरन का एक प्रेस मिला है, और उसमें कहा जा रहा है कि जब लोगों को फांसी देके उनको कत्ल किया जाता था तो उनकी लाशों को इसमें कुचला जाता था, और फिर उनकी बाकियात को थैलों में बांध के ये लोग रोड पे फेंक देते थे। इस किस्म का जबर एक सिस्टम था। इट वॉज अ मर्डर फैक्ट्री, इट वॉज इंसानी ज़िबा खाना ऐसे कहते हैं। इसके 2 हिस्से थे, एक थी व्हाइट प्रिजन जो जमीन के से ऊपर थी, और एक थी रेड प्रिजन, सीक्रेट प्रिजन जो 3 मंजिलें नीचे थी। अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ जो दरवाजे हैं, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स हैं, वो बंद करके वहां से लोग भाग गए हैं जो सीरियन जेलर्स थे, और ये दीवारों और ये फ्लोर को तोड़ के वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टाइम इज रनिंग आउट, क्योंकि वहां पर अब ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रहा। और इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी उस जेल में काम करता था
तो वो वापस आ जाए, हम आपको माफ कर देंगे अगर आप हमें सिर्फ बता दें कि इनको एक्सेस कैसे की जाए। अमेरिकन मीडिया जो है वो दिखा रहा है क्रीमेशन साइट्स भी, क्रीमेशन अब वो कंफर्मेशन नहीं है कि हो सकता है कि वो कुछ उसमें एग्जैजरेशन भी हो। एक सॉल्ट रूम भी था। हाँ, सॉल्ट रूम भी था। वो आमतौर पे लाशों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो अल जज़ीरा की रिपोर्ट है। लेकिन जो जिंदा कैदी हैं, बहुत ही जिनको से नफरत थी रजीम को, उनको भी उसमें फेंका जाता था, तो उनकी टांगें और पैर जो हैं वो गल जाते थे और वहीं वो फिर मर जाते थे। जी अच्छा, अब हम थोड़ी सी ये भी बात करते हैं कि रीजन में कौन क्या कर रहा है।